नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हम जानते हैं कि कैप्सूल वीडियो सीरीज चल रही है और कैप्सूल वीडियो सीरीज में हम पूरे सिलेबस को छोटा करके देखते हैं ताकि आप प्री के लिए जब तैयारी करें तो आपको सतही ज्ञान हो। पहली बात मैं ये कंफर्म कर दूं कि जो व्यक्ति इस वीडियो को पूरा देखेगा उसके अंदर एक ऐसा ज्ञान जागृत हो जाएगा जिसके द्वारा वह अगर तुक्का भी मारे बाद में एग्जामिनेशन में तो सही होगा। क्योंकि सीजीपीएससी के क्वेश्चंस आप देखेंगे तो इस प्रकार के होते हैं कि यदि आपने थोड़ी भी अच्छे से पढ़ाई की है, यानी आपको पता है उस समय क्या चल रहा था, तो आप आराम से उसमें अंदाजा लगा सकते हैं। बजाय यदि आप रटने की ओर जाएंगे तो आप जितना ज़्यादा रटेंगे उतना ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न पैदा होगा। बहुत से बच्चे शुरू में कहते थे कि सर कन्फ्यूज़न हो रहा है। कन्फ्यूज़न तब होता है बच्चों जब आपको सिनारियो कन्फर्म नहीं है। आप महात्मा गांधी को विद्याचरण शुक्ल जी से कंपेयर करेंगे तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको दोनों में अंतर पता होना चाहिए, इसीलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। इस वीडियो में आपको संपूर्ण इतिहास, छत्तीसगढ़ का जितना इतिहास है एक वीडियो में लगभग कवर हो जाएगा। साथ ही साथ इसकी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। नोट्स के लिए थोड़ा आप इंतजार करिएगा। नोट्स अच्छे से बनाया जा रहा है इसलिए उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है। नोट्स आपको पीएससी एग्जाम के पहले मिल जाएंगे जिससे आप आराम से रिविजन कर सकें। बाकी आप वीडियो देखेंगे अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तुरंत भी तो काफ़ी है। पूरा वीडियो आपको टाइमलाइन के हिसाब से जमाया गया है, यानी जो काम पहले हुआ पहले दिखाया जा रहा है, जो बाद में हुआ बाद में दिखाया जाएगा। जहां जहां मैप की आवश्यकता होगी मैं आपको मैप से समझाऊंगा, तो बिल्कुल आपको समस्या नहीं लेनी है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, आप पहले से एक चीज जानते हैं या फिर आपको नहीं पता है तो चलिए इसी वीडियो में सीख लेते हैं। इतिहास को हम लोग अपनी सुविधा की दृष्टिकोण से 3 भागों में बांट देते हैं। 3 भाग कैसे लिखा हुआ है देखिए, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा चीज जो लिखा है वो है ऐतिहासिक काल। नीचे सन वगैरह लिख दिया गया है। इसमें लिखा है ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व का मतलब आपको समझा देता हूं ताकि पूरी चीजें आपको समझ आए। ईसा मसीह का जन्म माना जाता है 0 में, और 0 के जो पहले का टाइम है उसे ईसा पूर्व बोला जाता है। यानी कि 100 साल पहले यानी 100 ईसा पूर्व, 200 साल पहले यानी 200 ईसा पूर्व। जब यहाँ ईसा पूर्व की स्टोरी देखेंगे तो आप एक अजीब चीज देखेंगे कि ये वाली जो सन है, जैसे 2300 लिखा हुआ है, इधर से 1750 लिखा है। अक्सर 1750 से 2300 लिखा जाता है, लेकिन जब ईसा पूर्व की बात की जाए तो हम टाइम में उल्टा चल रहे हैं, इधर से नाप रहे हैं। इधर से जब दूरी माप रहे हैं तो इस हिसाब से लिखा जाएगा, यानी कि कितने साल पहले है यह ईसा पूर्व दर्शाएगा, और ईस्वी जो होता है वह दर्शाएगा कि किस हम लोग डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब शून्य से जब इधर जाएंगे तब हम लोग ईस्वी को लिखेंगे। जैसे 1758 ईस्वी, वो उस समय की बात है। शुरुआत तौर पर अगर मैं कहना चाहूं तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में क्या फर्क है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बताते हैं। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल उसे कहा जाता है जब इंसान डेवलप कर रहा था। आप जानते हैं कि इंसान किससे बना है? बंदर से बना है। बंदर से वो डेवलप कर रहा था, मतलब ऊपर आ रहा था। बंदर से वो आदमी बनने की ओर अग्रसर था। पूरा अच्छे से उसे ज्ञान नहीं आया था, धीरे धीरे ज्ञान आ रहा था। तो उस समय के इंसान से यह सोचना कि वह चीजों को लिखेगा और हम उसे, मतलब वो कोई चीज लिखेगा अपनी आत्मकथा, जैसे हम लोग अभी आजकल जितने सारे पुस्तक मूवी वगैरह बना रहे हैं, तो हमें यह सोचना कि उस समय का इंसान जो अभी जस्ट इंसान बन रहा है या बनने वाला है या फिर बन चुका है, उससे हमारी ये एक्सपेक्टेशन होगी, हमारी ये आशा होगी कि वो कुछ लिख कर जाएगा जिससे हमें उसके बारे में पता चले। ये बिल्कुल मूर्खता है। यानी प्रागैतिहासिक काल में हमें जो भी साक्ष्य मिले हैं उसमें लिखने पढ़ने वाली कोई चीजें नहीं होगी, क्योंकि इंसान उस समय लिखने पढ़ने की योग्यता नहीं रखता। तो ये चीजें आपको समझ आ गई। इसमें भी कई काल है, पूर्व पाषाण काल, मध्य उत्तर, नव। इसके आगे पाषाण काल लिखना था, लेकिन जगह के कारण वहां सिर्फ मध्य उत्तर और नव लिखा हुआ है। इसके बाद हम आगे जैसे जाते हैं तो आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वो समय है जब इंसान ने कुछ लिखा तो है बट हम लोग उसको पढ़ नहीं सकते। कहने का मतलब ऐसी लिपि में लिखा है, जैसे आपको मैं चाइना का कुछ लिखा हुआ लेके आऊं, क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। उसी प्रकार से आदि मानव के टाइम में भी उन्होंने डेवलपमेंट तो कर ली थी, थोड़ा बहुत विकास हो गया था इंसान का, उसने कुछ चीजें लिख ली, बना ली, लेकिन वो चीजें हमको समझ नहीं आ रही है, उसकी लिपि अलग है। तो ऐसे चीजों, ऐसे काल को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में लेंगे, और ये कब से कब है? 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व तक है। उसके बाद है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाएगा जिसके अंतर्गत वो ऐतिहासिक चीज आएंगे जिसको हम पढ़ भी सकते हैं, जिसके बारे में हम अच्छे से जानकारी भी ले सकते हैं।
इतिहास के संबंध में जब भी क्वेश्चन की बात पूछी जाएगी, क्वेश्चन आएगा किस प्रकार से आएगा, ये बच्चों में कंफ्यूजन होता है। बच्चों में बता देता हूं कि ये पुराना काल है, इसके बारे में हमारे पास ज्यादा चीजें नहीं है। जब कहाँ किसी चीजें के बारे में बहुत ज्यादा चीजें हमारे पास उपलब्ध न हो, तब की स्थिति में क्वेश्चन वहां से थोड़े कम आते हैं। क्वेश्चन यहाँ कहाँ से ज्यादा आएंगे, इस समय से ज्यादा आते हैं। इस समय से मतलब जैसे जैसे हम लोग आजादी के पास आते गए, तब तक ये सारी चीजें बढ़ती गई, हमारे पास रिकॉर्ड आना स्टार्ट हुआ, मतलब लोग लिखना विखना सब सीख गए थे, लिखने विखने लगे, बहुत ज्यादा लिखने लगे। तो इस समय के बारे में जानकारी हमारे पास बहुत ज्यादा उपलब्ध है। तो जहां से जानकारी ज्यादा उपलब्ध है, वहां से क्वेश्चन भी ज्यादा आएंगे। मैं आपको बीच बीच में बताते जाऊंगा कि कहाँ कहाँ किस किस जगह से आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि कैप्सूल कोर्स में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को देख रहे हैं। जो जो चीज चैप्टर में यहाँ कवर कर रहा हूं, उसके अंतर्गत क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि आपको मैंने टेलीग्राम में जो आपकी प्रैक्टिस सेट दे रखी है, जहां पर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप बिल्कुल जाइए, टेलीग्राम का लिंक नीचे है और उसे सॉल्व करते रहिए। 40 दिन में आप जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा आपके प्री एग्जाम क्लियर करने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। मैं साफ बोल रहा हूँ, जो ये वीडियो लास्ट तक देखेगा उसके चांसेस बहुत ज्यादा होंगे एज कंपेयर अगर आप बीच में छोड़ देते। तो बीच में तभी छोड़िए जब आप चाहते हैं आपका सिलेक्शन ना हो। ठीक है, चलिए, तो यहां तक की 3 चीजें आप समझ गए, ऐतिहासिक काल। उसके बाद आया रामायण काल। इसमें पूरा मैं डिटेल आपको मैप में बताऊंगा, अभी आप बस समझ लीजिए क्या क्या चल रहा है। फिर आया रामायण काल। हमारे रामायण जो है महाकाव्य, उसमें आप देखेंगे तो राम भगवान के बारे में लिखा है, सीता माता के बारे में लिखा है, लेकिन उसमें हम इस दृष्टिकोण से पढ़ेंगे कि उसमें छत्तीसगढ़ के बारे में क्या लिखा है और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, उस दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। तब हम लोग ये रामायण काल की जो बात होगी वो करेंगे। रामायण के बाद जस्ट आता है महाभारत काल। महाभारत काल में भी देखेंगे क्या क्या हमारा जिक्र है। उसके बाद आपका आता है बौद्ध धर्म के बारे में आता है, उनका उद्गम हो रहा है, वो कहाँ से किस प्रकार से छाप पड़ी है छत्तीसगढ़ में, वो देखना है। बौद्ध के बाद महाजनपद। महाजनपद बहुत शुरू की बात है, जब जैसे अभी अलग अलग राज्यों में बांटा गया है, उस समय भारत को महाजनपदों में बांटा गया था, उसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद मौर्य काल आया। इसके बाद ये मौर्य काल का क्या आशय है कि बहुत बड़े शासक जब थे, जो आप अशोका के बारे में सुने होंगे, तो इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। तो एक जब बहुत बड़े शासक होते हैं और उन्होंने बहुत बड़े जगह पर अपना शासन चलाया होता है, तो उस पूरे समय को उनके नाम से काल के तौर पर जाना जाएगा। ये आपको भारत की जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो भी पता चलेगा। तो भारत की इतिहास इससे थोड़ी बृहद है, लेकिन सीजीपीएससी के सिलेबस में जितना है मैं उतना आपको पढ़ा दूंगा। यहाँ पर मौर्य काल के बारे में आपको पढ़ना है, मौर्य काल कितना से कितना चला। उसके बाद सातवाहन काल, सातवाहन भी राजाओं हैं, उनके भी काल हैं। फिर गुप्त वंश का काल चलेगा, तो गुप्त वंश के बारे में पढ़ना है। फिर छत्तीसगढ़ के राजवंश, मतलब छोटे छोटे राजवंश चले छत्तीसगढ़ में, बहुत छोटे छोटे जगहों में, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कलचुरी का वंश। यदि मैं बोलूं सबसे इंपॉर्टेंट यदि कुछ है तो कलचुरी का वंश है। स्टार लगा दे रहा हूं, बिल्कुल ध्यान देकर पढ़िए। इसका अलग वीडियो भी मैंने बना रखा है, आप उससे जाकर देख सकते हैं। इसमें मैक्सिमम यहाँ तक की जो वीडियो है मराठा शासन, ब्रिटिश शासन तक की डिटेल वीडियो बना दी गई है। यदि आप उस डिटेल वीडियो को देख लेते हैं तो फिर आपका लगभग 98% चांसेस हो जाते हैं कि आपकी इस पार्ट से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप बना लेंगे। और उसका ये भी एक तरीका है, यदि आप उतना डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते, नहीं आवश्यक समझ रहे हैं डिटेल में, कोई बात नहीं, आप शॉर्ट में कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप उस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। टेलीग्राम में आप अगर गलत उत्तर भी दबाएंगे तो हमको नहीं पता चलता किसने क्या उत्तर दबाया है, हमें बस ये पता चलता है कितने लोगों ने उत्तर दबाया है। और दूसरी चीज, आप जब उत्तर दबाएंगे तो आपको, अगर आप सही होंगे तो आपको सही है बताएगा, और यदि आप गलत हैं तो आपको उसका जो सही आंसर है वो भी बताएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। कलचुरी वंश जो है वो 2 तरीके से फैला था। एक आपका रतनपुर जो बिलासपुर के पास है, माता का मंदिर है वहां पर, वहां एक उनका राज चलता था, एक रायपुर में चलता था। इसका भी आपको मैं मैप में दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। दूसरी चीज है मराठा शासन। मराठा लोग आए, वो किस प्रकार से शासन किए वो भी यहाँ पर है। असल में कलचुरी वंश का अंत मराठा शासन ने किया, एक हिसाब से आप देखेंगे तो। उसके बाद भीमबा जी का शासन आया, वो बहुत अच्छा था, लेकिन इनकी शासन व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी थी। इसके कारण ये 4 पार्ट में, एक प्रत्यक्ष, एक सूबा शासन, सूबा यानी सूबेदार शासन, दूसरा अंग्रेज अधीन, और वापस उन्हें भोसले शासन को वापस दिया गया। इस समय अंग्रेजों की मानसिकता पूरे देश में क्या चल रही थी, हड़पने की चल रही थी। तो इस समय के जब भी आप इतिहास को पढ़ते हैं, 1854 के आसपास के इतिहास को पढ़ते हैं, तब पूरे देश में आप यही देखेंगे कि अंग्रेज उस समय हड़प रहे हैं।
उसके बाद देखिए ये वाला अंग्रेज का भी शासन आया, उसमें ये कुछ डिप्टी कमिश्नर, सहायक कमिश्नर के कुछ पोस्ट आए, उसको देखेंगे कि उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं। तहसील का गठन कर दिए गए, तहसील का गठन हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, सब देखेंगे। इसके बाद देखिए अंग्रेज आए, उसके बाद उन्होंने कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी की, यातायात व्यवस्था, डाक व्यवस्था वो बढ़ाई, उसके बारे में कहाँ कहाँ किस प्रकार से डाक व्यवस्था का निर्माण हुआ वो देखेंगे। उसके प्रकार आप समझेंगे कि राजस्व के बारे में कैसे होगा, उसके बाद न्याय व्यवस्था कैसे हुआ। लेकिन एक समय चालू हुआ कि उस समय अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होना स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया विद्रोह, लोग लड़ने वड़ने, लोग अब उनको नहीं रहना है अंग्रेजों के अधीन, ये चीज मानसिकता आ गई। उस समय भी क्या चीज था कि अंग्रेज भी क्या है, देखिए हमारे देश को अंग्रेजों ने आम समझा, आम समझा यानी जैसे आम हम खाते हैं उस प्रकार की आम। हम लोग आम को शुरू शुरू में क्या करते हैं कि जब एकदम आम नया आता है, अच्छा बहुत अच्छा लगता है, तो हम उसे जो एक काट लिया और खाना स्टार्ट कर लिया। खाना स्टार्ट करने के बाद उसका एक जितना अंदर रस खत्म हो जाता है एक टाइम के बाद, उसके बाद बचती है गुठली। फिर जिन लोग बहुत अत्यधिक आम के प्रेमी होते हैं वो गुठली को भी जो खाना वाना स्टार्ट कर लेते हैं, चूस चूस के खाना स्टार्ट कर लेते हैं, और आखिरी में फिर गुठली को भी एकदम मक्खी चूस जिसे कहते हैं उस हिसाब का काम करके फिर जब यह लगता है कि अब और इसे चूसा नहीं जा सकता, इसके अंदर से कोई चीज और नहीं निकलेगी, बस हो गया, जितना आम का होना था हो गया, पूरा पैसा वसूल हो गया, तब की दृष्टिकोण में उसे फेंक दिया जाता है कि अब तुम अपने मन से पेड़ बनो, जो करना है करो। तो वो व्यवस्था भी अंग्रेजों में थी कि ये वाला जो समय है, अंग्रेज हमारे देश से जितना लूट सकते थे लूटा है उन्होंने, और हमारा देश का सिंधु घाटी की जो सभ्यता हमारे देश की है, और सिंधु घाटी की सभ्यता जब हमारी देश की सभ्यता है, इतनी प्राचीन प्राचीन सभ्यताएं हैं, इतनी मतलब महान सभ्यता थी उस टाइम, सोने की चिड़िया कहा जाता था देश को, तो पूरा लूट के उन लोग चले गए, लूट के चले गए। तो उसमें भी है, तो देखिए क्योंकि छत्तीसगढ़ उस समय तो भारत में ही है ना, तो अगर विद्रोह होगा तो छत्तीसगढ़ में भी होगा, तो छत्तीसगढ़ में भी कुछ विद्रोह हुए, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है। राष्ट्रीय आंदोलन का कहने का मतलब, विद्रोह की जब बात करेंगे तो वो छत्तीसगढ़ में हुए विद्रोह, छत्तीसगढ़ का विद्रोह का बाहर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब राष्ट्रीय आंदोलन की बात करेंगे, यानी कि राष्ट्र को स्वतंत्र कराने की ओर ये पहला कदम समझिए, तो राष्ट्रीय आंदोलन जब भी चलेंगे उसमें कुछ काम होंगे। एक टाइम के बाद जब अंग्रेजों को लगा कि नहीं अब गुठली उठली वाला समय आ रहा है, तो आखिरी में उन लोग जो जितना रस निकालना था निकाल रहे थे, तो उस समय की स्थिति में क्या हुआ, चुनाव उनाव कराने के लिए लोकसभा वगैरह कराने लगे, तो हमारे देश के लोग नेता वेता बनने लगे, और जैसे ही हमारे देश के लोग नेता वेता बनने लगे तो फिर धीरे 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 अंग्रेज मतलब दबाना छोड़ दिया। आखिरी टाइम में वो समझ गया कि अब चलो, उसको पता था शासन खत्म होने वाला है, धीरे धीरे करके शासन वहां पे आप देखेंगे ढीला पड़ना स्टार्ट हुआ। तो उस समय ये कुछ प्रमुख भागीदारी घटनाएं आपको देखना है, तो कुछ कुछ प्रांत है उस समय की बात है। उसके बाद जैसे 1937 में पहला चुनाव हुआ था, तो पहला प्रांतीय चुनाव हुआ था, विधानसभा वगैरह बनी थी, उसमें कुछ नेता वेता बने थे, उनकी बात करेंगे। उसके बाद ये सब चला, फिर आपका असहयोग आंदोलन महत्वपूर्ण है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसमें स्टार लगा रखा है मैंने। और उसके बाद आपका दिख रहा है ये, हाँ ठीक है, बीएनसी मजदूर आंदोलन, ये भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। और 1946 में संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था, उसमें छत्तीसगढ़ के कितने लोगों की भागीदारी थी, यहां से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से पढ़ना है, दबा के पढ़ना है। पूरी नोट्स आपको दूंगा, नोट्स रिवाइज करना है आपको, मैं बस समझा सकता हूँ, राय याद आपको करना है, कैसे याद करना है मैं वो भी बीच बीच में बताते रहूंगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, लेकिन अपने ओर से पूरा जोर लगा दीजिए, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसके बाद आपका जंगल सत्याग्रह, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद यहाँ तक की जो चीजें हैं उसमें के बाद एक महत्वपूर्ण जो बात आया, पहले तो भारत छोड़ो आंदोलन आया था, एक सेकंड, पहले तो भारत छोड़ो आंदोलन आया था, मतलब अंग्रेजों को बोले कि चलिए आप छोड़िए देश को, हमारे बहुत हो गया। तो ये आंदोलन कब शुरू हुआ, जब भारतीयों को राजनीति करने की अनुमति मिली तभी ये कर पाए, उससे पहले अंग्रेज नहीं, मतलब अंग्रेज भी थोड़ा सा छूट दिए तब भारतीय आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी चीज देखना है, तो कहीं ना कहीं आप ये संघर्ष देखेंगे भारतीयों में और अंग्रेजों के बीच। तो ये संघर्ष के कारण जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो हो गया एक टाइम के बाद, फिर 1947 में हमारा देश आजाद हो गया 15 अगस्त को। उसके बाद हमें बहुत महत्वपूर्ण जगह में झंडा फहराया गया। तो ये क्वेश्चन आता है कि किस जगह में किसने झंडा फहराया था, भारत का झंडा, विद्रोह हुआ था तो किसने विद्रोह किया था। तो वो सब छोटी छोटी चीजें पॉइंट वाइज आती हैं एग्जामिनेशन में, आपको वो पढ़नी है। उसके बाद भी कुछ क्षेत्रीय आंदोलन भी हुए थे, जो जैसे राजा जो थे उनके विरुद्ध जो किसान आंदोलन वगैरह किए, वो देखना है। और महत्वपूर्ण जिन लोग हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी लें।
तो यहाँ तक की वीडियो में अगर मैं अलग अलग वीडियो भी इसकी डालता हूँ कैप्सूल कोर्स की छत्तीसगढ़ का, बिल्कुल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक भी ऐसी चीजें अभी नहीं बोल रहा हूँ जिसका इंपॉर्टेंस नहीं है छत्तीसगढ़ में, इसलिए जरूर देखिए। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले किससे, आपका प्रागैतिहासिक काल से। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में आपको मैं मैप में समझाता हूँ, तो चलिए मैप में चलते हैं। चलिए बच्चों, इसके आगे की जो वीडियो है मैं आपको इस पर समझाऊंगा, क्योंकि मुझे मैप समझाना है इसलिए। बच्चों चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। ये आपको जो नक्शा दिख रहा है फिलहाल की स्थिति में, ये सैटेलाइट से लिया हुआ इमेज है, वो भी भारत का। अब भारत की इमेज जब आप सैटेलाइट से देखते हैं तो आपको सामान्य तौर पे बात है कुछ चीजें उसमें नहीं दिखेंगी, जिसमें से एक है सीमा रेखा, क्योंकि सीमा रेखा काल्पनिक होती है, वह असल में एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब भारत की राजनीतिक सीमा रेखा तो जरूर है, बट आप असल तौर पर देखें तो वो मैप में आपको दिखाई नहीं देगी। अब जैसे मैं इसके बारे में आपको बताना स्टार्ट करता हूँ, तो शुरुआत की जब हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता वगैरह की, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो आपको इस जगह पे मिलेगी जहां अभी पाकिस्तान वगैरह है और हमारा देश से जो टच होती हुई हिस्से हैं, यहाँ पर आपको सिंधु घाटी की सभ्यताएं मिलेगी। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वहां से असल में माना जाता है कि चीजें स्टार्ट हुई हैं, बहुत प्राचीन है। लेकिन हम लोग को जो बात का जितना भी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं उसका मुख्य कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो भारत के अंदर होगा। तो भारत के नक्शे में छत्तीसगढ़ कहाँ पे है ये जानना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो छत्तीसगढ़ इस जगह के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर आपका कुछ एमपी होगा और यहाँ पर उड़ीसा है ये, और नीचे में फिर आपका तेलंगाना वगैरह भी जो आपको मैप में मैंने पढ़ाया था वो आएगा। तो शुरुआती तौर पर देखें तो ये जो जितना पूरा इलाका दिख रहा है असल में ये भारत के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन अखंड भारत यहाँ तक ऐसा पूरा पहले था शुरुआती स्तर में। तो वो चीज हम लोग देखेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि मेरे सामने जो नक्शा है वो पूरे भारत का नक्शा है, और ये वाला क्षेत्र छत्तीसगढ़ है, ये तो आप जानते ही हैं, और ये वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश है। तो यदि हम लोग जब भी शुरू में अध्ययन करेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है इतना हम लोग का है ना, ये छत्तीसगढ़ है यहाँ पर, इसको तो ठीक है आप जानते हैं, और ये वाला क्षेत्र ये मध्य प्रदेश है। तो यहाँ जब भी हम अध्ययन करेंगे तो एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि इसको हम लोग अविभाजित टाइप से शुरू में पढ़ेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ अभी जस्ट नया बना हुआ है नवंबर 2000 के आसपास। इसका कहने का क्या मतलब है कि यदि छत्तीसगढ़ अभी बना है तो उसके इतिहास में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का छाप आपको देखने के लिए मिलेगा, मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप जो मैप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ का, ये इसमें आप समझ पाएंगे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ है। तो छत्तीसगढ़ में यदि मैं बात करूँ तो गोरेला पेंड्रा जो मरवाही अभी जो नया नया डिस्ट्रिक्ट बना है वहाँ पर की स्थिति, अब वहाँ पर हमें कुछ पाषाण काल की बात से स्टार्ट करेंगे, यानी कि सबसे पहले जो काल था वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पुराना काल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाषाण काल। देखिए पाषाण काल में यहाँ क्या चीज उपलब्ध हुई ये भी चीज मैं आपको अच्छे से बताऊंगा जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इन फिलहाल की स्थिति में आप समझ लीजिए कि यहाँ पर गोरेला पेंड्रा मरवाही में आपका धनपुर है, ठीक है। तो धनपुर में आपको वहां से पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, क्या मिले हैं वह आपको बता देता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी आप देख लीजिए कहाँ कहाँ से मिला है। तो सबसे पहले गोरेला पेंड्रा मरवाही में आपको चीजें मिल रही हैं, उसके बाद आपको रायगढ़ जो अभी डिस्ट्रिक्ट है वहां से बहुत सारी चीजें मिली है। तो यहाँ पे आपकी कहाँ महानदी की घाटी है, दूसरी चीज यहाँ पर है सिंघनपुर की गुफाएं। तो चलिए इसके आगे हम बात करते हैं। आपका समय बचाने के लिए मैंने पूरा चीज मैप में लिख दिया है, अब मैं आपको उसे समझा देता हूँ। पाषाण काल की बात जब भी करेंगे तो यानी कि उस समय पत्थरों की बात होगी, पत्थरों के औजार वगैरह मिलेंगे, और ज्यादा से ज्यादा वहाँ के जो लोग होंगे उस समय के वह आपके ऐसे चीजों पे जैसे कि आपका पत्थर हो गया, पहाड़ हो गया, गुफाएं हो गई, वहां कुछ चित्र कलाकारी करेंगे पत्थर से रगड़ वगड़ के, ये चीजें हमें वहां में मिलेगी। ये चीज आपको अपने ध्यान में बैठा लेना है। तो सबसे पहले पाषाण काल में देखिए सिंगरपुर की जो गुफाएं कहाँ पर है, देखिए ये है आपकी रायगढ़ में, ठीक है। मैं इसे जूम कर रहा हूँ। तो सिंगनपुर की जो गुफाएं हैं वो प्रसिद्ध हैं पाषाण काल के चीजों के मिलने के लिए। वहां पर हमें कुदाल मिला हुआ था, मतलब आप क्या समझते हैं कुदाल से, पत्थर से चलने वाला कुदाल, यानी पत्थर का बनाया हुआ उन्होंने कुदाल बनाया था, वो हमें सिंगलपुर की गुफाओं में मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, यदि कोई एकदम पुरानी चीज के बारे में बात करे तो छत्तीसगढ़ में सिंगनपुर की गुफाओं को याद रखें। पूर्व पाषाण काल के बाद आता है मध्य पाषाण काल। पूर्व यानी पहले का, मध्य यानी बीच का, और फिर पाषाण काल, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो जो ये आपका कबरा पहाड़ है, ये वाला जो
चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो गुफाओं में कुछ चित्रकलाएं वगैरह मिली थी। पहले वाले में जब इंसान सिर्फ पत्थरों के औजार बनाना सीख रहा था तो हमें वो कहाँ से मिली, सिंगनपुर की गुफाओं से। अब भैया यहाँ से वो बनाना सीखा है तो उसके आसपास ही तो वृद्धि करेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि वो चल के सीधा मध्य प्रदेश चले जाएगा, नहीं। तो फिर वह उस स्थिति में कबरा पहाड़ जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, ये वहां पर मध्य पाषाण काल के बहुत सारी चीजें मिली हैं। उसके हिसाब से लाल रंग की छिपकली वहां पर, छिपकली मिली नहीं है लाल रंग की, वहां पर दीवार पे चित्र बनाया गया है। वहां पर भी कुल्हाड़ी वगैरह मिली है और घड़ियाल के चित्र वगैरह बनाए गए हैं। ये सारी चीजें वहां पर मिली है, तो ये एग्जाम में एक बार आ चुका है। इसके बाद आते हैं उत्तर पाषाण काल में। उत्तर पाषाण काल में आपको गोरेला पेंड्रा मरवाही जगह में, यहाँ मैं उत्तर लिख देता हूँ, उत्तर पाषाण काल यानी कि वो उसके मध्य पाषाण काल के बाद आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो धनपुर में है वहां पर भी हमें गुफाओं वगैरह में चीज मिली और मानव की आकृति वगैरह मिल गई वहां भी, मतलब बनाया हुआ। वहां के लोग जैसे हम लोग ऐसा बनाते हैं ना, ये देखिए ये ऐसा ऐसा टाइप से कुछ कुछ बच्चे बचपन में यही बनाते, तो उस समय मानव इतना ही विकसित था कि ऐसी ही चीजें बना सकता था। तो वो जो गुफाओं की पहाड़ियों में वो सारी चीजें बनाता था। तो एक चीज हमें कहाँ मिला उत्तर पाषाण काल का, ये धनपुर यानी कि गोरेला पेंड्रा मरवाही में मिला। और कहाँ पर मिला, वो मिला आपको दूसरा यहाँ पर रायगढ़ में जो गुफाएं है ना यहाँ पर, वो यहाँ पर मिला है। आपकी ये जो महानदी घाटी है वहां पर मिला है, क्योंकि देखिए मुख्यतः इंसान उस समय अपने पानी के स्रोत के पास ही आपको रहते हुए मिलेगा। जहां पानी पीने के लिए हो, खेती करने के लिए हो, ऐसी जगह के आसपास ही आदि मानव रहा करते थे। तो दूर की मत सोचिए, जहां पानी नहीं है वहां तो आदि मानव रहेगा ही नहीं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नव पाषाण काल की। तो नव पाषाण काल कहाँ कहाँ पर है ये देख लीजिए। नव पाषाण काल आपको राजनांदगांव में चितवा डोगरी में मिलेगा और बोंटी लैक जगह वहां मिल जाएगी। और साथ ही साथ पाषाण काल, नव पाषाण काल अर्जुनी में भी मिलेगा जो कि दुर्ग में है। साथ ही साथ नव पाषाण काल एक जगह और मिल रहा है जो कि टेरम है और ये रायगढ़ में है। देख रहे हैं आप एक चीज की, जब भी ये चीज का विकास हो रहा है तो ये एक लिमिटेड क्षेत्र के अंदर हो रहा है। मैं इसे हाईलाइटर से आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए अगर विकास हो रहा है तो देखिए इतने जगह के अंदर ही यहाँ पर आदि मानव की चीजें मिल रही हैं। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये देखिए महानदी की घाटी के आसपास की ये जो एरिया है, यहाँ पर आपको चीजें मिल रही हैं। इसका कहने का क्या मतलब है कि जो चीज जहाँ विकास कर रहा है वो वहीं के आसपास ही से आप आगे जब भी इतिहास में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहीं से आसपास से ही आपको चीजें मिलेंगी, कहीं बाहर से कोई चीजें मिलने स्टार्ट नहीं हो जाएगी। तो धीरे धीरे यहीं से वृद्धि होंगी। जैसे अभी कोरोना फैल रहा है ना, जैसे कोरोना बिलासपुर में आ गया फॉर एग्जांपल, तब वहां से कोरबा फिर मुंगेली ऐसा फैल रहा है। इस हिसाब से ही उस टाइम भी जनजाति जो थी और उस टाइम के आदि मानव की जाति थी वो फैलती थी। अब यहाँ पर एक चीज मैं लिख दिया हूँ पाषाण घेरे करके, है ना। ये पाषाण घेरे का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। जब किसी भी इंसान के मरने के बाद उसे दफनाए दिए जाए, और ताकि, क्योंकि दफनाने के बाद क्या होता है कि जंगली जो जानवर होते हैं छोटे मोटे वाले, शेर वाले नहीं बोल रहा हूँ, छोटे मोटे वाले, उन लोग क्या करते हैं कि गड्ढे को खोद लेते हैं। उस टाइम को खोदने के लिए ज्यादा उपकरण थे नहीं, आदमी जलाने की चीज के बारे में जानता नहीं था उतना अच्छे से, तो वो खोद लेते थे। और खोदने के बाद क्या करते थे, एक बड़ा पत्थर को लाते थे और उसके ऊपर रख देते थे, मतलब जहां दफनाया गया है। तो इसको हम लोग पाषाण घेरे बोलते हैं। तो इसके लगभग हमारे आसपास बहुत सारे पाषाण घेरे हम लोग को मिले हैं। उसका एग्जैक्ट अगर आप बोलेंगे तो 500 के आसपास मिले हैं हम लोग को पाषाण घेरे। कहाँ पर मिले हैं, बालोद में मिले हैं। बालोद 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 यहाँ पर भी बनाया था मैंने, ये देखिए बालोद में। बालोद के जो आपका ये जो 3 जगह लिखा हुआ है, चीरचारी, करही भदर और सोरर, इन जगह पे हमें पाषाण घेरे मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कोंडागांव में भी मिले हैं, गढ़ घनौरा में भी ये पाषाण घेरे हमें मिले हैं। बच्चों अब इसके बाद आता है शैल चित्र। शैल चित्र का मतलब, शैल का मतलब पत्थर और चित्र का मतलब, चित्र तो आप जानते ही हैं, बचपन से बनाते आ रहे हैं जानवरों के। खैर बहरहाल अभी यहाँ हम बात करेंगे कि शैल चित्र कहाँ कहाँ से मिला है। तो इसमें भी आप अपनी सोच लगाइए। यदि आपके ऑप्शन में बलौदा बाजार, रायपुर, बेमेतरा, बिलासपुर, मुंगेली दिया हुआ है तो फिर आपको समझना है कि वो ऑप्शन गलत है। ऑप्शन गलत है कहने का मतलब, यदि मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, इस जगह पर मिलेगा, ठीक है। और यदि शैल चित्र मिल सकता है तो कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। और चूंकि ये नीचे वाली क्षेत्रों में देख रहे हैं कि आप आदि मानव ज्यादा फैले नहीं है अभी, नीचे वाले में और ऊपर वाले में, तो वहां शैल चित्र ज्यादा नहीं मिलेंगे। और जहां पर ज्यादा विकास हो रखा है, ज्यादा विकास आपको कहाँ दिख रहा है, बड़ा जगह देखिए, तो ज्यादा विकास आप ध्यान से देखेंगे ना तो इधर हो चुका है। यहाँ पर पूर्व पाषाण काल भी मिल रहा है, मध्य पाषाण काल भी मिल रहा है, नव पाषाण काल भी मिल रहा है।
तो सबसे ज्यादा शैल चित्र जो है शुरू टाइम में बनाए गए थे, जो पत्थरों वाले काल में, तो आपको इस जगह पे ही मिलेंगे। तो सिंघनपुर की जो गुफाएं, क्योंकि गुफाओं में ही लोग अक्सर रहते रहते खाली बैठे रहते हैं तो चित्र वित्र बना देते हैं, तो आपको जितनी भी चित्र मिलेंगी वो गुफाओं वाले चीजों में मिलेंगी। शैल चित्र की यदि बात की जाए, शैल यानी कि पत्थरों पर बनाया गया चित्र, ध्यान में रखिए, साथ साथ आपको याद होते जाएगा। तो अब देखिए इस लेक्चर में आप क्या समझ गए कि यदि यहाँ पर बलरामपुर बोले, सरगुजा बोले, या फिर बस्तर में मिला क्या बोले, दंतेवाड़ा ऑप्शन में दे दिया, बीजापुर ऑप्शन में दे दिया, तो आप तो उस हिसाब से आपको पता ही है कि वो गलत है। और ये कभी पॉसिबल नहीं है कि कहाँ मिला में दो जगह का ऑप्शन दे देगा, कि रायगढ़ का भी दे दिया और राजनांदगांव का भी मिल गया, ऐसा नहीं होगा। दोनों में से एक का ही ऑप्शन देगा। बस आपको कंफर्मेशन ये होना चाहिए कि रायगढ़ में मिला है और कहाँ मिला है, राजनांदगांव बालोद साइड में मिला है, ठीक है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज, कुछ दिन पहले एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था कि सर देखिए आपने एक चीज बताया है, तो वो चीज असल में रायगढ़ में है, वो सरगुजा में नहीं है। रामगढ़ की जब बात हुई थी तो रामगढ़ सरगुजा में है, ये बात आप बच्चे कंफ्यूज ना होइए कि वो सरगुजा में है। यदि बात की जाए सिंघनपुर की गुफाएं, कबरा गुफा की, तो वो जरूर है यहाँ पर, लेकिन यदि मैं सीता बेंगरा की बात करूं, जैसे कुछ चीजें पाषाण युग के कुछ औजार मिले हैं, तो कबरा पहाड़ रायगढ़ में मिले हैं, ठीक है। दूसरा कहाँ मिला है, सरगुजा में मिला है, सरगुजा में भी मिला है। देखो जुड़ा हुआ है ना, उस टाइम क्या ऐसी सीमाएं थोड़ी थी, ऐसी थोड़ी कि आदि मानव का मना कर देंगे, नहीं भैया अब रायगढ़ तक रहिए, रायगढ़ के बाहर नहीं जाना है। तो सरगुजा में एक सीता बेंगरा था, सीता बेंगरा, तो सीता बेंगरा वाली जगह में भी वहां पर हमें औजार वगैरह मिले पाषाण युग के, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और बच्चों देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया उसमें आपको क्या ध्यान देना है, यदि आपने ये चीज वीडियो देख रखी तो आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में पाषाण काल के जो चीज है कहाँ कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है और यहाँ मिल रही है। दिमाग में मैप को बैठा लीजिए, मैप को बैठा लेंगे ना तो आपके ऑप्शन गलत होने के चांसेस इतने ज्यादा कम हो जाएंगे, मतलब आप गलत करोगे ही नहीं। आप अंदाजा भी मारोगे ना तो आपका अंदाजा सही लगने लगेगा। इसके आगे की वीडियो चलो अब देखते हैं बच्चों। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वो है कि आपका प्रागैतिहासिक काल तो खत्म हो गया, उसके बाद क्या आता है, आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वाली चीज है। मतलब लोग वहां लिख रहे हैं और चीजें भी लिख रहे हैं, ताम्रपत्र भी बना रहे हैं, लेकिन वो चीजें हमको समझ नहीं आ रही, हमारी भाषा में नहीं लिखी गई है। तो ये चीज क्या छत्तीसगढ़ में मिलेगी, देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इस जगह में ये छत्तीसगढ़ है। चलिए मैं मार्कर बदल के लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये जो छत्तीसगढ़ का एरिया है, यहाँ पर इतना बड़ा एरिया में आप देखें, इतने बड़े एरिया में भी जहां आपको अंश मिल रहे हैं, मतलब पुराने चीजें मिल रही हैं जो पाषाण युग की हैं, वो बहुत छोटे छोटे जगह में मिल रही, इतनी इतनी जगह में मिल रही है, वो भी बहुत ज्यादा में बड़ा बन गया, मेरे से मैप में बन रहा है। इसलिए जब यहाँ इतनी चीज मिल रही है ना, यहाँ भी विकास नहीं हो पा रहा है, और विकास अचानक से एकदम से वहां लोगों में एकदम ज्ञान नहीं आएगा, अचानक से ज्ञान नहीं फूटेगा। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो ईस्ट साइड है, तो वो ईस्ट साइड आ ही नहीं सकती। तो इसी कारण जब आप आद्य ऐतिहासिक की बात करेंगे, कितना, एक मिनट मैं मार्कर से लिख रहा हूं, यानी कि देखिए 2300 से आपका जो 1700 है ना, 1750 के आसपास, ये ईस्वी पूर्व वाला टाइम है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राग्ञ ऐतिहासिक, नहीं सॉरी, आद्य ऐतिहासिक। आद्य यानी आधा हो चुका है, समझिए, आद्य ऐतिहासिक, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में हमको छत्तीसगढ़ में कोई चीज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि भैया यहाँ से देख रहे हैं आपकी ये वाला जो एरिया है, ये है यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास हुआ है, ये हम जानते हैं। अगर आप इंडियन के हिसाब से मैंने आपको कैप्सूल कोर्स बनाया, उसमें से आपने थोड़ा बहुत नॉलेज गेन किया है, तो आपको पता होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता यहाँ पर है, और जब सिंधु घाटी की सभ्यता यहाँ पर है तो यहाँ पर उसका अभी अवशेष मिलेगा ही नहीं। समझ रहे हैं बात को। तो हमारे छत्तीसगढ़ में आपको आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी की सभ्यता क्योंकि उस टाइम चल रही तो कोई अवशेष नहीं मिला। इसके बाद सीधा हम कहाँ आएंगे, वैदिक काल में आएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जैसे ही आप तीसरे नंबर पे ऐतिहासिक काल पर आएंगे, इस जगह पर लिखी हुई चीजें मिली और हम वो चीजें समझ भी सकते हैं, यह महत्वपूर्ण बात है, ये समझ सकते हैं। तो ये 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व की बात है। पूर्व का मतलब आप समझ जाइए। अब यहाँ पर दो काल हैं, एक तो है ऋग वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में देखने के लिए मिलता है कि यहाँ तक वो फैला हुआ है, ठीक है। मैं रफली बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाए, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट बोलेंगे तो अलग मैटर हो सकता है। इस एरिया में आपको वो फैला हुआ मिलेगा ऊपर के देश में, ठीक है, ऊपर के साइड में। ये कहाँ पर मिल रहा है, ये
देख लीजिए, आप समझ लीजिए। जब वैदिक काल शुरू होता है तो दो टाइप के वैदिक काल हैं, एक ऋग वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक चला, और उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक चला। यानी कि उन्होंने मतलब जो भी हमारे पास मिले हैं, जो भी चीज लिखी हुई, उसमें इतने से इतने का उल्लेख है। अब यह देखना है कि छत्तीसगढ़ के बारे में कोई उल्लेख ऋग्वैदिक काल में हमको देखने के लिए नहीं मिलता। ऋग्वैदिक काल क्योंकि यहाँ फैल रहा है। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद से सभ्यता वहां पर दिमाग वाली आ रही है। सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत ज्यादा विकसित सभ्यता थी, वहां की चीजें अच्छी अच्छी, वहां पर महल वगैरह, आप अच्छे महल तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो नगरीय व्यवस्था थी बहुत एकदम अच्छी। उस टाइम में इतनी अच्छी नगरीय व्यवस्था किस प्रकार से कर ली गई थी, ये इस प्रकार की बात है। तो यहाँ तो अभी जस्ट छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं आप, अभी एकदम आदि मानव थोड़ा थोड़ा ही बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ऋग्वैदिक काल में आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा वहां पर सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता यहाँ पर है ना, ज्यादा दूर थोड़ी है, तो वहां से यहाँ से पूरा फैलना स्टार्ट हुआ। तो शुरुआती तौर पर देखें तो हमें पहले के वैदिक काल यानी कि ऋग वैदिक काल में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमें ये चीज का वर्णन मिलता है। कैसे वर्णन मिलता है? तो एक नदी का जिक्र है जिसका नाम है रेवा, और रेवा वो नदी है जिसे हम नर्मदा नदी कहते हैं। तो ये मैंने अंदाजन बना दिया है, नर्मदा नदी ऐसे बहती है करके और यहाँ कहीं जाकर गिरती है। तो नर्मदा नदी गुजरात वगैरह में भी थोड़ा जाती है, इसलिए आप यहाँ पर देखें तो सतपुड़ा की पहाड़ियों से वह निकल के जाती है और आगे जाती है। क्योंकि ये वाली एक रेखा देख सकते हैं, ऊपर का है आपका कौन सा भारत, उत्तर भारत है। तो नर्मदा नदी का नाम नर्मदा नहीं लिखा था उस टाइम, ये क्या है, उत्तर भारत, और ये क्या है, दक्षिण भारत। तो देखिए, जब भारत दो प्रकार से है, यहाँ पर एक उत्तर भारत और दक्षिण भारत, बीच में नदी बह रही है, यहाँ से नदी बह रही है। अब यदि ये नदी बह रही है तो सामान्य सी बात है, ये दोनों के बीच में अंतर पैदा कर रही है। और यहाँ पर जब हम लोग किस में देखते हैं, आप उत्तर वैदिक काल में जो भी चीजें मिली हैं उसमें अगर चेक करोगे चीजों को, तो उसमें छत्तीसगढ़ का जिक्र भले ही नहीं है, लेकिन हमको किस चीज का जिक्र मिल रहा है, रेवा का जिक्र मिल रहा है, ये रेवा नदी का जिक्र मिल रहा है। यदि रेवा का जिक्र है और छत्तीसगढ़ तो यहाँ पे है, ये अपना छत्तीसगढ़ है, यानी कि छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है चीजें, छत्तीसगढ़ के बारे में लगभग बातें हमको मिलनी शुरू हो गई थी। कौन से वैदिक काल में? देख लीजिए, उत्तर वैदिक काल में। दो टाइप की वैदिक काल है, वेद होते ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद वाला आप जानते ही होंगे। उसमें से जो ऋग वैदिक काल है, उसमें से जो उत्तर वैदिक काल है, उसमें हम लोग को मिला है। इन वेदों में अच्छे से जीवन किस प्रकार जिया जाए ये लिखा हुआ है। तो यहाँ तक की चीजें समझ आ गई। ये पूरा आपको, ये जो बन रहा है अभी, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो जरूर ज्वाइन करें और वहां अपने टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करें और सुनिश्चित कर लें कि सीजीपीएससी मेंस का एग्जाम आप लिखने वाले हैं। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। तो बच्चों, इसके बाद की जो कहानी है वो है हमारे रामायण में। तो रामायण के राम भगवान की जो कहानी है वो बहुत महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से। मतलब कैसे दृष्टिकोण से सर, क्या हो गया? तो यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ रामायण। बोलो श्री राम जानकी बसे हैं हमारे सीने में। अभी अयोध्या में भी मंदिर बन रहा है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो अभी यहाँ आप देखेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि छत्तीसगढ़ के जो, ये देखिए, ये यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऊपर वाला उत्तर रहता है, नीचे वाला दक्षिण रहता है, ये पूर्व रहता है और ये पश्चिम रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो राज्य है ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को असल में हम लोग उत्तर कोशल कहा जाते थे पहले, और नीचे वाले को बोलते थे दक्षिण कोशल, दक्षिण कोशल, ठीक है। तो ये है दक्षिण कोशल। तो दो चीज आप समझ लीजिए। अब उत्तर कोशल में असल में है अयोध्या। अयोध्या में उस समय की बात बता रहा हूं, तो मैं लिख के ही बता देता हूं, शायद आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो यहाँ पर राजा दशरथ थे, दशरथ, ठीक है, और यहाँ पर भानुमंत जी थे, ठीक है। अब यहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज होना स्टार्ट होंगे। देखिए, हमारे जो राम भगवान थे, श्री राम भगवान लिखना चाहिए, श्री राम ही लिखेंगे, श्री राम भगवान। तो ये हमारे राम भगवान है। अब राम भगवान को फिलहाल इंसान की दृष्टि से यदि देखते हैं तो राम भगवान की मम्मी जो थी, मम्मी उनकी थी कौशल्या जी, ठीक है। तो कौशल्या माता लिखना है यहाँ, तो कौशल्या माता, ठीक है। तो कौशल्या माता जो थी और उनके पिता थे, सामान्य सी बात है। तो श्री राम भगवान के जो पिता थे, पिता को अलग रंग से लिखते हैं तो आपको अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, दशरथ जी, ठीक है। आपको स्टोरी पता होगी रामायण की। मैं यहाँ फिलहाल रामायण नहीं सुनाने वाला हूँ, लेकिन जरूरत पड़े तो मैं आपको रामायण भी सुना सकता हूँ।
बहुत अच्छी कहानी है, जरूर पढ़िए। रामायण में जीवन, रामायण और आपकी भगवत गीता बहुत अच्छी है। अगर आपको जीवन में कभी भी ऐसा लगे कि हम जीवन में थोड़ा मतलब परेशानी में है तो जरूर पढ़िए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं उसमें। और एक बात और, किसी भी धर्म में मानवता का अंत के बारे में कुछ नहीं लिखा है, सब में मानवता के अच्छी के बारे में लिखा है। तो सर्वधर्म समभाव का भावना भी अपने अंदर रखिए, तो वो बहुत अच्छी भावना है। तो यहाँ पर कौशल्या जी के जो पापा थे, पापा ही लिख देता हूँ, पापा यानी उनके पिताजी, उनका नाम था भानुमंत। ठीक है, तो भानुमंत जी जो थे वो राज कर रहे थे उस टाइम के दक्षिण कौशल में, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ आज के डेट में। तो कौशल नहीं है, दक्षिण कौशल है, ये याद रखिए। तो भानुमंत थे दक्षिण कौशल के राजा, और दशरथ जी थे आपके अयोध्या के राजा। अयोध्या वाली जने यूपी के राजा थे। तो मैं यूपी लिख दूं कि उत्तर कौशल चलेगा? चलिए उत्तर कौशल ही लिख देता हूँ उस टाइम के समय के अनुसार, वरना पता चल रहा है मेंस के पेपर में लिख के आ रहे हैं कि राजा दशरथ जो थे वो उत्तर प्रदेश के राजा थे, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, वहां पर नंबर कट जाएगा वैसे में। तो दक्षिण कौशल जो है उनके राजा थे भानुमंत, जो अभी छत्तीसगढ़ है, और वो पिता थे किनके? कौशल्या जी के। अब क्या है यहाँ पर देखिए, दशरथ जी का विवाह किन से होता है आपको पता है? तो दो महत्वपूर्ण लोग हैं यहाँ पर, आपके कौशल्या जी हैं और दशरथ जी हैं। तो दशरथ जी हैं, उनका जो विवाह है कौशल्या माता के साथ जैसे ही हुआ, यहाँ पर प्लस लिख देता हूँ क्योंकि वो जुड़े हैं आपस में। और उसके बाद फिर जो ये भानुमंत जी थे, इनकी कोई और संतान नहीं थी। कहने का मतलब सिर्फ कौशल्या माता थी। तो इनका जो राजपाट था यहाँ छत्तीसगढ़ में चल रहा था, इस जगह में, और दशरथ जी का यहाँ चल रहा था। तो जब दशरथ जी ने शादी कर ली कौशल्या माता से, तो उनको एक हिसाब से आप कह सकते हैं उत्तराधिकार के तौर पर ये पूरा क्षेत्र मिल गया, ऐसा टाइप से। तो इतना आप समझ सकते हैं कि ये जो उत्तर कौशल दक्षिण कौशल एक हो गया, तो ये चीज हमें रामायण में देखने के लिए मिलती है। तो रामायण काल मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इंटरेस्टिंग था बहुत। अरे लेकिन इसके आगे भी तो स्टोरी है। राम भगवान के तो बेटे भी होते हैं दो, एक लव एक कुश। तो जब लव कुश दोनों होते हैं तो देखिए, एक होते हैं लव और दूसरे होते हैं कुश। ठीक है, तो जब राम भगवान, आप जानते होंगे रामायण का अंत में माता सीता जो है धरती में चले जाती हैं, क्योंकि उनसे बार बार परीक्षा मांगी जाती है। तो उसके हिसाब से जब वाल्मीकि जी उनको लेकर आते हैं, तो इस चीज में छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि देखिए, आप अगर शासन यहाँ चल रहा है और जो माता सीता है वो उनको जब लेके आए, क्योंकि बोला जाता है वाल्मीकि का जो आश्रम है वो छत्तीसगढ़ में था। छत्तीसगढ़ में आश्रम है कहने का मतलब, वहां से तो सीता माता रही हैं अपना, जब राम भगवान ने त्यागना पड़ा था सीता माता को, जब वहां के लोग, जो अयोध्या के लोग थे, वो एक हिसाब से आप कहें तो बहुत बोल दिया कि ये सीता माता जो है वो रावण के घर पे रह के आई है, इसकी शुद्धता की क्या पहचान, ऐसा वैसा दुनियादारी। तो राम भगवान उसके कारण त्याग करना पड़ा उनको। ये देख रहे हैं कितना बड़ा स्टोरी चल रहा है यहाँ पे। अब रामायण पढ़ेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएगा, इतना मार्मिक चित्रण होता है ना पुराने जमाने में भी। उसके साथ जब उनके बच्चे लव कुछ बड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं, अयोध्या आते हैं, और जो माता सीता का जो भी वो महल में रहना चाहिए था लेकिन वो वनवास काट रही हैं, ये सारी चीजों का वहां पूरे अयोध्या में गाने के सहायता से बताते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि अयोध्या में रहने वाले जो लोग रहते हैं उनको एकदम आत्मग्लानि होती है। फिर वो राम भगवान के पास जाते हैं कि राम भगवान को बोलते हैं वापस ले आइए माता को, बहुत दिन हो गया, ऐसा करके। फिर उस स्थिति में जब सीता माता को वाल्मीकि जी वापस लेकर आते हैं, तब वाल्मीकि जी जानते रहते हैं कि क्या होने वाला है। फिर भी वापस से सीता माता से उनकी जो शुद्धता है वो मांगी जाती है। वाल्मीकि जी बोलते हैं कि मेरी सानिध्य में ये रही है, मैं जानता हूँ इनसे शुद्ध, इनके मन में सिर्फ राम बस है और कोई नहीं है, इनसे शुद्ध स्त्री पूरी दुनिया में नहीं हो सकती, इस प्रकार की बात कीजिए। उसके बावजूद वहां पर फिर उनसे शुद्धता मांगी गई, जिससे एक हिसाब से बहुत ज्यादा नारी का वहां पर ऐसा लगा कुछ, तो उन्हें बहुत ज्यादा बेकार लगा सीता माता को। क्योंकि सामान्य सी बात है, उस स्थिति में उन्होंने फिर एक कसम जैसा किया कि यदि मेरे अंदर शुद्धता है, ये है जो भी है, मतलब मैं पूरी तरह शुद्ध हूँ, मेरे मन में सिर्फ राम है, राम के सिवा कोई नहीं है, तो धरती माता मुझे अभी के अभी अपने अंदर अपने गोद में लेकर ये करे। मतलब एक हिसाब से वहां सीता माता के जीवन का अंत दिखाया गया है। तो वो जब ऐसा बोलती है तो तुरंत धरती फटती है, अंदर से धरती माता आती है और सीता माता को अपने साथ समाधि में ले जाती है। इस बात से राम भगवान बहुत ज्यादा
सामान्य सी बात है, उनको भी बहुत बुरा लगा। और वहां पर का जो चित्रण है बहुत ज्यादा ऐसा मार्मिक चित्रण है, आप रो उठेंगे। अगर आप टीवी वगैरह में देखे होंगे, अभी रामायण चला था लॉकडाउन में, तो बहुत ज्यादा आप उसे रो उठेंगे, ऐसा चित्रण है वहां पे, क्योंकि रामायण में बहुत लंबा स्टोरी था बट उसे काट दिया गया था उसमें। अब इसके बाद की स्थिति में क्या होता है कि जो राम भगवान के दो बच्चे होते हैं, लव और कुश, तो उनको अब राज्य मिलना है किसका, अयोध्या का। अब अयोध्या तो इतना नहीं है ना, अब अयोध्या तो पूरा है, तो इसको दो भागों में बांट दिया गया। फिर जो बड़ा लड़का है लव, उसको मिल गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यानी उत्तर कौशल लिखिए आप इसे, उत्तर कौशल है ना। और छोटे वाले को कुश को मिल गया दक्षिण कौशल। तो यहाँ पर कुश स्थली नाम की एक आपको बोले राजधानी बोल सकते हैं आप, वह आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगी, सास्वती करके। तो यहाँ तक आपको स्टोरी समझ आ गई? अगर देखिए यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि उस समय कौन सा भाषा यूज किया जाता था, तो वो कोसली है, ठीक है, कोसली ही है भाषा, क्योंकि दक्षिण कौशल तो उससे कोसली, तो ज्यादा आपको कंफ्यूज यहाँ होना नहीं है। तो छत्तीसगढ़ की ये प्राचीन भाषा है। अब आप अगले स्थान पर देख सकते हैं, ये जो छत्तीसगढ़ का दूसरा मैप आ रहा है, इसमें मैं आपको समझाऊंगा महाभारत में। तो महाभारत में ज्यादा वर्णन नहीं है, लेकिन जितना वर्णन है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से इस वर्ष आपको जिस मुद्दे में बहुत ज्यादा फोकस करना है, मैं बोलूं तो मेरे हिसाब से मोस्ट एमपी मुद्दा वो होगा राम वन गमन पथ। यानी राम भगवान जब अपने एक हिसाब से आप कहें वनवास में आए थे, तो वो पूरे छत्तीसगढ़ में काफी समय रहकर गए थे। दंडकारण्य जो जंगल वाला इलाका है वहां भी रहकर गए थे। तो हमारे अभी के मुख्यमंत्री महोदय ने क्या किया है कि राम वन गमन पथ पे काम चालू कर दिया। एक पूरा रास्ता बनेगा और वो पूरा जहां जहां राम भगवान रहे हैं वहां वहां उनका एक राम वन गमन पथ बनाया जाएगा। तो मैं आपको इसकी एक मोटा मोटी स्थिति बता देता हूँ कि कहाँ से कहाँ है। एकदम सही नहीं हो सकती, क्योंकि मैप देखिए बहुत छोटा है और मैं जो चीज बनाना चाह रहा हूँ वो बहुत बड़ा है। तो आप समझ जाएंगे कि क्या है कि थोड़ा सा भी 1-2 सेंटीमीटर ऊपर हिलता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक 80 किलोमीटर है, तो भैया 80 किलोमीटर वाली चीजें अंतर ना हो, इसलिए ध्यान रखिए। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर से, मतलब अब यहाँ पर से क्यों स्टार्ट होगा वो आप समझिए। देखिए छत्तीसगढ़ का जो ये वाला हिस्सा है, शुरू का हिस्सा है, वो उत्तर प्रदेश से यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब भगवान राम अगर जा रहे हैं वन, तब की स्थिति में कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। कोरिया, कबूतर का चोच से कोरिया याद रखने बोला हूँ, तो यहाँ से लगभग इस प्रकार से कोरिया होते हैं। फिर यहाँ पर एक गुफा है, रामगढ़ की गुफा जिसे कहा जाता है, वहां से आप जाते जाते आगे जाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा घूमते हुए आगे जाना है। कौन कौन सी जगह है मैं आपको बताऊंगा, अभी टेंशन मत लीजिए। अभी देखिए, सिर्फ देखते देखते आपको याद हो जाती है चीजें। आपको लगती है कि याद नहीं हो रही है, बट याद हो जाती है। फिर यहाँ से थोड़ा आ जाइए, ये वाला कैंसिल कर दीजिए, सीधा इसे इधर जोड़ लीजिए। मैं पूरा मैप बना लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं श्री राम वन गमन पथ का रास्ता, एक हिसाब से आप कहें तो अब यहाँ पर याद करने की चीज है थोड़ी बहुत, मैं अच्छे से याद करा देता हूँ, आप देखिए समझते जाइए। पहले देखते हैं आपका रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। बढ़िया। देखिए सीतामणि हरचौका जो है वो उसको समझिए। अभी जैसे राम भगवान निकले होंगे वनवास में, तो माता सीता भी साथ साथ गई हैं। माता सीता गई हैं मतलब उनकी पत्नी है, और पत्नी का महत्वपूर्ण काम ये होता है, आप पत्नियों में देखेंगे बहुत सारी चीजें, कि जब वो नया घर बसाती हैं तो पहला चिंता उन्हें रहता है कि किचन क्या करना है। तो किचन को कहते हैं चौका। तो वो पहुंचते ही चौका संभाल ली, आप ये समझ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में पहुंचते ही माता सीता ने भगवान राम और लक्ष्मण जो उनके देवर थे, उनके खाने का व्यवस्था करने के लिए आप समझ सकते हैं कि सीतामणि हरचौका गमा गया। उसके बाद जो रामगढ़ की गुफा है वो आपको सरगुजा में मिल रही है। तो एक बच्चे ने कहा था कि सर रामगढ़ नहीं, वो रायगढ़ होगा, रायगढ़। तो बेटा रायगढ़ ये नीचे है, वो पता है मुझे, तो लेकिन रामगढ़ की गुफा अपना एक महत्व रखती है, तो वहां पे भी चीजें मिलती हैं, आप समझ जाइए। उसके बाद आता है शिवरी नारायण। शिवरी नारायण में एक सबरी थी जिन्होंने भगवान राम के इंतजार में अपना जीवन काटा, और अंतिम में जब भगवान राम आए तो उसको बेर खिलाने लगी। और बेर खिलाने की इतनी अच्छी ये बात होती है कि भगवान राम को मत बेकार बेर मत खिलाओ, मीठे मीठे खिलाओ। इसलिए क्या करती थी, वो खुद बेर खाती थी, अगर मीठा रहता था तो झूठे बेर देती थी। तो भगवान राम की महत्ता यहाँ दिखाई गई है कि वह एक झूठे बेर भी खा रहे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो केवट वगैरह भी की जब चीजें आप देखेंगे ना राम भगवान की, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखेंगी।
अगर आप राम भगवान की रामायण पढ़ते हैं तो आप अपने आप में इंस्पायर महसूस करेंगे, कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें उनसे सीखने के लिए मिलेगी। लेकिन रामायण एकमात्र एक ऐसा चीज है जिसमें लगभग हर पात्र, कोई पात्र सुखी नहीं रहा है जीवन भर, उसको बहुत ज्यादा दुख देखने के लिए मिला। तो यदि कोई भी इंसान सामान्य तौर पर ऐसे दुख नहीं झेलना चाहेगा। तो देखिए तुरतुरिया आश्रम है जहां पर वाल्मीकि जी का आश्रम है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो रायपुर में चंद्रखुरी है, वहां से भी वो गए हैं। और लोमेश ऋषि का आश्रम है, और फिर सप्तऋषि का आश्रम है जो सिहावा में है, फिर जगदलपुर होते हुए यहाँ पर आखिरी में रामाराम में वो वहां पर हमारी फिर जर्नी एंड हो रही है। तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये वीडियो काफी शायद मेरे ख्याल से लंबी हो जाएगी। ओके, हम 45 मिनट की वीडियो पहले ही बना चुके हैं, और आप ये चीज देख लीजिए कि तो 45 मिनट के बाद भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए आज मिली। यदि आप डायरेक्टली इतिहास में आप चले जाते हैं, इतिहास के क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, तो भी कोई समस्या नहीं है, आप आराम से उस चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि आपने पूरी इतिहास के घटनाक्रम को देख चुका है बायो बोर्ड में जब मैंने आपको बताया। और ये सीतामढ़ी हर चौका से लेकर यहाँ तक की चीजें भी आप समझ गए हैं। तो अब यहाँ पर ये वीडियो एंड हो रहा है। तो कैप्सूल कोर्स का ये पहला वीडियो जिसके अंतर्गत आपने लगभग पूरा छत्तीसगढ़ इतिहास कवर कर लिया, और जो ये छोटी मोटी चीजें बची है मैं आपको आने वाले दिनों में छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से देते रहूंगा। तो उन वीडियो को प्राप्त करने के लिए, और साथ साथ इस प्रकार से अगर आप मैप में आपको चीजें समझ आई, जैसे मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार से, और ये वाली जो चीजें आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, ये जो मैप अभी आप देख रहे हो, इसलिए टेलीग्राम में भी आप हमें जाकर जुड़े। कोई चीज समस्या है, समझना है तो वहां बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकॉन है उसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिए, तभी हमारी जितनी भी वीडियो डलेगी ना आपको तुरंत पता चलेगा, और आपकी सीजीपीएससी में अच्छी तैयारी होगी, और फिर आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। डिप्टी कलेक्टर बनेंगे तो जरूर आके मिलिएगा, मुझे आपसे मिलना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।